हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर भारत को दहलाने की बड़ी साजिश के तहत लगातार कितना उतावला हो रहा है दोस्तों पाकिस्तान, जिसने 3 दिन में दूसरा सबसे बड़ा भारत को दहलाने का प्रयास किया है। बताएंगे जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास आतंकवादियों को लेकर और ड्रोन को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहाँ पर 5 पाकिस्तानी ड्रोन को भारत में घुसपैठ कराने की बहुत बड़ी साजिश। इससे पहले भारतीय सेना ने उसकी साजिश को पूरे तरीके से नाकाम किया था। आज 3 दिन में यह दूसरा सबसे बड़ा कोशिश है दोस्तों। लेकिन वही सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है पाकिस्तान के आतंकवादियों को लेकर, जो भारत के बॉर्डर के पास इंतजार में है बैठे। सैकड़ों की संख्या में ये टेररिस्ट मौजूद है दोस्तों और कभी भी भारत में घुसपैठ का प्रयास कर सकते हैं। बताएंगे आसिम मुनीर के चालों का हुआ बड़ा खुलासा। साथ ही साथ ईरान पर बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शनकारियों को कह दिया कि तुम प्रोटेस्ट जारी रखो, हम रास्ते में मदद भेज रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को उकसाया तो भड़क उठा रशिया दोस्तों, दे डाली बहुत बड़ी चेतावनी अमेरिका को। क्या चेतावनी दी है बताएंगे, साथ ही चौंकाने वाली जानकारी बताएंगे। ईरान में महासंग्राम सारे दाब हुए, फिर अब खामेनी ने उतारी बुर्का और मौलानाओं की ब्रिगेड दोस्तों। आखिर क्यों इनकी पड़ गई उसको आवश्यकता दोस्तों, और क्या है ये बुर्का और मौलानाओं की ब्रिगेड, और क्यों ईरान में अधिकारियों के घर घर लगे रेड क्रॉस, क्या है इसका मतलब दोस्तों। तो वही सबसे बड़ी अहम जानकारी बताएंगे। चीन की दादागिरी के खिलाफ दुनिया हुई लामबंद। अमेरिका में G7 की सबसे बड़ी बैठक, जिसमें अपना भारत भी हुआ शामिल दोस्तों। वही आपको बताएंगे 2 साल की कूटनीतिक तल्खी के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते सुधारने की दिशा में एक बहुत बड़ा अहम कदम। बताएंगे कनाडाई पीएम कार्नी इतने दिनों बाद आने वाले हैं भारत। वही क्या अब जेलेंस्की भी भारत आएंगे दोस्तों। हमेशा की तरह एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते और मानते हैं कि भारत की ताकत आज के समय में निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। और हम भारतीय जमकर अपने भारत देश का समर्थन करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में बार बार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। जम्मू के राजौरी जिले के केरी सेक्टर में मंगलवार को नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर एक बार फिर 5 पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने काउंटर फायरिंग की है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के 5 ड्रोन में से पहला ड्रोन मंगलवार को शाम 7:30 बजे के आसपास नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय सीमा में देखा गया। इसके बाद अन्य 4 पाकिस्तानी ड्रोन रात 8:30 बजे के आसपास देखे गए। तो वहीं जम्मू के कठुआ जिले के पहाड़पुर इलाके में सोमवार को एक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद किया गया। अंतरराष्ट्रीय सीमा से काफी नजदीक पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद होने की घटना को सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जा रहा है दोस्तों। कठुआ के पहाड़पुर इलाके के स्थानीय लोगों ने जब पाकिस्तानी गुब्बारे को देखा तब तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया और घटना की जांच शुरू कर दी। इससे पहले पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कनाचक सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक सैटेलाइट फोन डिटेक्ट किया था। अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक सैटेलाइट फोन मिलने के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्नाटक सेक्टर और उसके आसपास के इलाके में संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। दोस्तों पाकिस्तान के साथ लगने वाले अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा बोले तो एलओसी के पास पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ और सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास के इलाकों में लगातार 3 दिनों तक पाकिस्तान के संदिग्ध ड्रोन और गुब्बारे बरामद किए गए हैं। ऐसे में भारत की सुरक्षा बल और सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट पर हैं और इन मामलों के तह तक जाने के लिए जांच में जुटी है दोस्तों। वहीं 11 जनवरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रविवार शाम 5 ड्रोन दिखाई दिए गए थे। आपको बता दें कि देश में गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पर सेना की पोजीशन जानने या फिर आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जा रहा है। यानी पाकिस्तान लगातार पूरी कोशिश कर रहा है दोस्तों कि वो भारत को ऐसे ऐसे मौके पर दहलाने का पूरा प्रयास करे जिस दिन को याद रखा जा सके। लेकिन भारत की सेना, भारतीय सेना पाकिस्तान के हर एक चालों को नाकाम करने में
सक्सेसफुल होती नजर आ रही है दोस्तों, जिसकी वजह से पाकिस्तान और ज्यादा बौखलाता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें ये तो रही ड्रोन्स की, फोन्स की यानी टेक्नोलॉजीज की बात, जो कि वो भारत में घुसपैठ नहीं करवा पा रहे दोस्तों। लेकिन अगर बात करें वहीं आतंकवादियों की, तो पाकिस्तान में LOC और IB पर 8 आतंकी कैंप एक्टिव है दोस्तों, जिनमें कश्मीर घाटी में 100 से 150 टेररिस्ट मौजूद है। आपको बता दें ये बात हम नहीं बल्कि खुद आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा। उन्होंने कहा कि अभी भी LOC और IB के दूसरी तरफ 8 आतंकी कैंप सक्रिय है, जिनमें करीब 100 से 150 आतंकी हो सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी की थी, अगर पाकिस्तान कुछ और हरकत करता तो हम पूरे तरीके से तैयार थे। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीर घाटी में 140 आतंकी हो सकते हैं, जिसमें से सिर्फ 10 लोकल है, बाकी पाकिस्तानी है। इसीलिए हमने जो फोर्स तैनात की है उसमें कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति सेंसिटिव है लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में है। जनरल द्विवेदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट तकरीबन करीब खत्म हो चुके हैं, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर में सेना की तैनाती में कोई कमी नहीं की और हमने उतना ही दबाव बनाकर रखा है। आर्मी चीफ ने कहा कि IB के दूसरी तरफ 2 और LOC के दूसरी तरफ 6 आतंकी कैंप है दोस्तों। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब भी आतंकियों को मदद दे रहा है और उन लोगों को मदद दे रहा है जो लोगों को रेडिकलाइज करके यहाँ भेजते हैं। उन्होंने कहा कि LOC पर हम पूरे तरीके से अलर्ट है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। यहाँ तक कि ड्रोन की घुसपैठ को लेकर भी दोस्तों जनरल द्विवेदी जी ने कहा कि पाकिस्तान ने देख लिया होगा कि आज की तारीख में ऐसा कोई गैप नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं बचा जहां से पाकिस्तान आतंकी भेज सके। उन्होंने बताया कि मंगलवार को DGMO बातचीत हुई और पाकिस्तान से साफ साफ कहा गया कि हमें यह मंजूर नहीं है और इस पर लगाम लगने चाहिए। ये बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकवादियों को लेकर जो लगातार भारत में घुसपैठ करने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा, ताकि इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, ईरान में सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद मिडिल ईस्ट में एक और जंग की आग सुलगने लगी है दोस्तों। ट्रंप ने मंगलवार यानी 13 जनवरी को खुलकर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। ट्रंप ने कहा कि ईरानी देशभक्तों, प्रोटेस्ट आप जारी रखो, अपने संस्थानों पर कब्जा करो, मदद रास्ते में है। जिसके बाद दोस्तों रूस ने ईरान की आंतरिक राजनीति में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर ट्रंप की कड़ी निंदा कर दी। रशिया ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान पर नए सैन्य हमलों की धमकियां पूरे तरीके से अस्वीकार्य है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए विनाशकारी परिणामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो लोग जून 2025 में ईरान के खिलाफ किए गए हमले को दोहराने के बहाने के रूप में अशांति फैलाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें मध्य पूर्व की स्थिति और वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसे कार्यों के विनाशकारी परिणामों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें, ईरान में अब खामेनी ने उतारी बुर्का और मौलानाओं की ब्रिगेड। दरअसल पिछले 24 घंटों से ईरान में एक नया तबका खड़ा होता नजर आ रहा है दोस्तों। ये तबका उन कट्टरपंथियों का है जो खामेनी विरोधियों को ललकारने के लिए रैलियां निकाल रहा है। खास बात यह है कि जिस तरह खलीफा के खिलाफ महिलाएं बुर्का उतारकर मैदान में उतरी थी, ठीक उसी तरह खामेनी के समर्थन वाली रैलियों में भी बुर्का पहनने वाली महिलाएं नजर आ रही हैं। इस तरह महिलाओं को सड़क पर उतारने के पीछे खामेनी समर्थकों का सिर्फ एक ही मकसद है, जी हाँ, दुनिया के सामने ये प्रोपेगेंडा करना कि खामेनी शासन में महिला अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है और ईरान की महिलाओं का एक बड़ा तबका आज भी खलीफा की हुकूमत के साथ खड़ा है। खलीफा यानी खामेनी के समर्थन में निकाली जा रही इन रैलियों में चेहरे अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन आवाज एक ही सुनाई देती है। ये नारा है दर खिदमत खामेनी, यानी खामेनी हम तुम्हारी सेवा में हाजिर हैं। तो ये पूरी प्लानिंग है दोस्तों जो रचते नजर आ रहे हैं ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनी। वहीं दूसरी तरफ बागियों यानी क्रांतिकारियों के हौसले तोड़ने के लिए खामेनी ने मौलानाओं को एक्टिव कर दिया है। खामेनी खेमे के धर्म गुरुओं ने बागियों को बदनाम करने के लिए जो फॉर्मूला अपनाया है उसे नाम दिया गया है मोहरीब। मोहरीब दोस्तों फारसी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है कि वो शख्स जो ऊपर वाले यानी अल्लाह के खिलाफ जंग करता है। जी हाँ, इस्लामिक शरिया में भी इस मोहरीब का जिक्र है, लेकिन ईरान में मोहरीब को खामेनी की कुर्सी को बचाए रखने वाला कवच बना लिया गया है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें
ईरान में अधिकारियों के घर पर क्यों रेड क्रॉस लगाया गया? प्रदर्शनकारी अब IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडरों और खामेनेई सरकार के अधिकारियों के घरों को लाल रंग के क्रॉस निशान से चिन्हित करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, इस लाल निशान का मतलब क्या है? घरों को चिन्हित घर के ईरान के क्रांतिकारी कट्टरपंथियों को क्या चेतावनी दे रहे हैं? ईरान में घरों पर जो लाल निशान बनाए जा रहे हैं दोस्तों, आपको बता दें उसके 3 मायने निकाले जा रहे हैं, जिसे अब हम एक एक करके आपको बताते हैं। इसका मतलब साफ है कि जिन घरों को चिन्हित किया गया है उन पर हमला करना है, या जिन घरों पर लाल निशान लगाया गया है उन पर हमला करके प्रदर्शनकारियों की मौत का बदला लिया जाना है। और तीसरा मायना यह है दोस्तों कि इन सभी को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा। ये 3 मायने निकलकर सामने आते दिखाई दे रहे हैं ईरान में मचे बवाल को लेकर। इतना ही नहीं, ईरान में बढ़ते बवाल के बीच नेपाल ने भी एडवाइजरी जारी कर दी और अपने नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ईरान में रह रहे अपने नागरिकों के खिलाफ एडवाइजरी जारी करके सतर्क रहने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वहां रह रहे अपने नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे सतर्क रहें, घरों के अंदर ही रहें और स्थानीय अधिकारियों के सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ईरान पर कभी भी अमेरिका अटैक कर सकता है और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अभी वो कोई और कार्य नहीं करेंगे, सबसे पहले ईरान पर ही अटैक होगा। क्योंकि अमेरिका अगर लगातार किसी एक चीज पर ही बयान दे रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब क्लियर है कि उसका पूरा अटेंशन उस चीज पर है और वो कुछ ना कुछ उस पर जरूर करेगा। तो आप ये मान लीजिए कि अमेरिका आज नहीं तो कल ईरान पर अटैक जरूर करेगा दोस्तों। और अगर अमेरिका अटैक करेगा तो इजराइल को मजबूरन अटैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार ट्रंप ने भी ठान लिया कि वो खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या उस नेता को उखाड़ फेंकना इतना आसान है जो सालों साल से ईरान की सत्ता पर बैठा हो और आज तक कोई उसे उखाड़ ना पाया हो? आप लोग दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या अमेरिका से फाइनल होने वाली है ट्रेड डील? जयशंकर जी और अमेरिकी विदेश मंत्री की हुई बातचीत। दोस्तों, भारत और अमेरिका में ट्रेड डील को लेकर सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मंगलवार को अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो से फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने खुद इस बातचीत की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु सहयोग, रक्षा और एनर्जी के मुद्दे पर चर्चा हुई। जयशंकर जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अमेरिकी समकक्ष से बातचीत को लेकर जानकारी दी। जयशंकर जी ने लिखा कि अभी अभी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ एक अच्छी बातचीत खत्म हुई। उन्होंने आगे कहा कि दोनों नेताओं के बीच ट्रेड, जरूरी मिनरल्स, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, डिफेंस और एनर्जी पर बात हुई। जयशंकर जी ने कहा कि इन और दूसरे मुद्दों पर संपर्क में रहने पर सहमति बनी है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत को लेकर ट्वीट किया। गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक क्विक अपडेट है कि विदेश सचिव मार्को रूबियो ने अभी अभी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के साथ एक अच्छी बातचीत खत्म की है। उन्होंने हमारे द्विपक्षीय व्यापार बातचीत, महत्वपूर्ण खनिजों और अगले महीने होने वाली संभावित बैठक के बारे में अगले कदमों पर चर्चा की है। जैसा कि आपको याद होगा दोस्तों, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने बताया था कि भारत जो है वो अमेरिका के लिए कितना अहम है। सर्जियो गोर जब से भारत में राजदूत नियुक्त हुए हैं, यहाँ के प्रति उनका रुख बहुत ही नर्म और सकारात्मक देखा गया है। ट्रंप के इस फैसले को भी अच्छे नजरिए से देखा जा रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ बता दें, कनाडा के पीएम कार्नी जल्द आएंगे भारत। 2 साल की कूटनीतिक तलखी के बाद सुधार के बड़े संकेत। दोस्तों, लगभग 2 साल तक चले कूटनीतिक तनाव के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार के साफ साफ संकेत दिखने लगे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे की तैयारी इसी बदले हुए माहौल की सबसे बड़ी मिसाल मानी जा रही है। ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका की सख्त टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार को झकझोर दिया है और दोनों देश के नए साझेदारों की तलाश में है। कनाडाई प्रधानमंत्री का प्रस्तावित भारत दौरा केवल एक औपचारिक कूटनीतिक कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि इसे द्विपक्षीय रिश्तों के रीसेट बटन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीते करीब 2 वर्षों से दोनों देशों के संबंध ठप पड़े हैं, ठंडे पड़े थे। अब कार्नी की यात्रा से व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश होगी। इस दौरे का एक बड़ा मकसद भारत कनाडा के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA पर बातचीत को दोबारा शुरू करना है, ताकि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों, वही आपको बता दें
उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की भारत यात्रा को लेकर भी उम्मीद जताई गई है। द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए कीव ने ज्वाइंट इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसकी जानकारी यूक्रेन के भारत में राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने दी है। उन्होंने गुजरात में एक इवेंट के दौरान बताया कि ये प्रस्तावित यात्रा पीएम मोदी जी के कीव यात्रा के दौरान हुए समझौतों के बाद हो रही है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी। ओलेक्सांद्र पोलिशचुक ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी के कीव दौरे के दौरान जो समझौता हुआ था उसमें उन्होंने वास्तव में मेरे राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की थी और वे इस बात पर सहमत हुए थे कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत आएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन भारत सरकार के साथ ज्वाइंट कमीशन की बैठक आयोजित करने के लिए उत्सुक है। पोलिशचुक ने इसे सहयोग के ठोस क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए एक अंतर सरकारी स्टेज बताया। यानी कि दोस्तों अब जेलेंस्की भी कुछ दिनों में भारत की यात्रा कर सकते हैं और पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, चीनी डेलीगेशन पर मचा घमासान, कांग्रेस में दो फाड़, आखिर क्यों खामोश हो गए सलमान खुर्शीद। बता दें, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सुन हैयान के नेतृत्व में एक डेलीगेशन ने बीते दिन दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पहुंची। डेलीगेशन ने केंद्र सरकार, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। इस पर कांग्रेस में दो फाड़ है। दोस्तों, कांग्रेस विदेश विभाग के सूत्रों का कहना है कि अगर चीन पीओके में कहीं कोई दावा कर रहा है तो भारत सरकार से सवाल किया जाना चाहिए। चीनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मगर डेलीगेशन से राजनीतिक दलों का मिलना एक गुडविल जेस्चर है। ऐसे में ये सवाल करना कि चीन से जुड़े मसले मुलाकात में उठाए गए क्या, ये पूछना ठीक नहीं। डेलीगेशन को इसमें बीच में लाना जायज नहीं, जबकि खुद कांग्रेस पार्टी का विदेश विभाग भी उनसे मिला। कांग्रेस विदेश विभाग के सूत्रों ने चीनी डेलीगेशन से मुलाकातों पर हमलावर पीसी यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मीडिया विभाग से नाराजगी जाहिर की है। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए तो पवन खेड़ा ने आक्रामक पीसी की थी। इस बाबत कांग्रेस विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने अपनी नाखुशी आला कमान को बता दी है। पार्टी के विदेश विभाग के सूत्रों की माने तो संभवतः इसी से नाखुश विदेश विभाग के प्रमुख सलमान खुर्शीद ने मीडिया से दूरी बना ली है और वो एकदम खामोश है। उधर कांग्रेसी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक पोस्ट में लिखा कि ये फोटो बीजेपी दफ्तर की है। बीजेपी के नेता और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच मीटिंग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया। गलवान में हमारे जांबाजों की शहादत हुई। चीन लद्दाख में अतिक्रमण किए बैठा है, अरुणाचल में गाँव बसा रहा है और यहाँ गलबहियां कर रहा है। यानी कि दोस्तों, इस चीनी प्रतिनिधिमंडल के बीजेपी मुख्यालय पहुंचने पर कांग्रेस काफी ज्यादा भड़कती दिखाई दे रही है। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, साथ ही साथ बता दें। ब्रिक्स 2026 पर चीन ने बड़ा संदेश दिया, कहा भारत के साथ मिलकर बढ़ाएंगे हम सहयोग। जी हां, भारत के ब्रिक्स 2026 चेयरशिप की औपचारिक शुरुआत के बीच चीन ने समूह के भीतर सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत में चीन के राजदूत शू फेई डोंग ने कहा कि बीजिंग अन्य देशों के साथ मिलकर ग्रेटर ब्रिक्स के उच्च गुणवत्ता वाले विकास के लिए तैयार है। राजदूत शू फेई होंग ने विदेश मंत्री जयशंकर जी द्वारा ब्रिक्स इंडिया 2026 की वेबसाइट, लोगो और थीम के लॉन्च पर किए गए पोस्ट को दोबारा साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि चीन एक समान, व्यवस्थित, बहुध्रुवीय विश्व और सार्वभौमिक रूप से लाभकारी समावेशी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में योगदान देना चाहता है। दोस्तों, इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ब्रिक्स 2026 के लोगो लॉन्च कार्यक्रम में कहा कि मौजूदा समय में दुनिया कई जटिल चुनौतियों से गुजर रही है। ऐसे में पुनर्जीवित, समावेशी और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, WTO, IMF और विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग करते हुए कहा कि इन्हें आज की वास्तविकताओं के अनुरूप अधिक प्रतिनिधि और समावेशी बनना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, इधर चीन भारत को साधने का पूरा प्रयास कर रहा है ब्रिक्स को लेकर, लेकिन उधर ब्रिक्स बनाम अमेरिका इतने नाराज नजर आ रहे ट्रम्प दोस्तों कि ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिकी बादशाहत को ब्रिक्स से बहुत बड़ा खतरा हो। बता दें, ब्रिक्स ब्लॉक का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास दक्षिण अफ्रीकी तट के पास शुरू हो गया। इस अभ्यास पर अमेरिका की निगाह बनी हुई है। इसे अमेरिका की आक्रामक कूटनीति का जवाब भी माना जा रहा है। दोस्तों, शनिवार को शुरू हुए एक हफ्ते तक चलने वाला विल फॉर पीस 2026 नाम से अभ्यास का नेतृत्व चीन कर रहा है। यह अभ्यास हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर के मिलन बिंदु के करीब हो रहा है। हालांकि इसमें भारत शामिल नहीं हुआ है। भारत ने ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास में शामिल न होने को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि भारत इस अभ्यास में शामिल होकर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है। दोस्तों, अमेरिका ब्रिक्स को एक खतरे के तौर पर देखता है। वो इस ब्लॉक को अपने लिए आर्थिक खतरा मानता है। ब्राजील, रशिया, भारत
भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स की स्थापना की थी। हालांकि बाद में इसका विस्तार किया गया और कई नए देशों की इसकी सदस्यता दिलाई गई। इनमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अमेरिका का मानना है कि ब्रिक्स समूह अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों कुछ ब्रिक्स सदस्यों पर अमेरिकी विरोधी नीतियां अपनाने का गंभीर आरोप लगा चुके हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के संबंध चीन और रशिया के साथ खराब बने हुए हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान पर हमला किया है और भारत के खिलाफ कड़े टैरिफ लगाए हैं। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों की भागीदारी है बहुत जरूरी, वरना नहीं माना जाएगा लोकतांत्रिक चुनाव। जी हां, ब्रिटिश सांसदों ने दिया तगड़ा बयान। बता दें, बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को होने वाले आम चुनावों को लेकर यूके के सांसदों ने चिंता जताई है। मंगलवार को जारी एक संयुक्त बयान में यूके के 4 सांसदों बॉब ब्लैकमैन, जिम शैनन, जस अटवाल और क्रिस लॉ ने कहा कि लोकतंत्र के लिए चुनाव में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी जरूरी है। ब्रिटिश सांसदों ने कहा कि यूनिस की गैर निर्वाचित अंतरिम सरकार को बांग्लादेशी वोटरों पर ऐसी रोक नहीं लगानी चाहिए थी और बड़ी राजनीतिक पार्टियों को अनदेखा करने से कोई भी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माना जा सकता। उन्होंने अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को चिंताजनक बताया, जो 2024 में जुलाई विद्रोह के बाद लगा था। सांसदों ने कहा कि बिना सभी दलों के चुनाव से लाखों बांग्लादेशी मतदाता वंचित रहेंगे और ऐसा चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और यूके सरकार से अपील किया कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी बनाने के लिए दबाव बनाए। वाकई में दोस्त, अगर आप भी मानते हैं कि ब्रिटिश के ये सांसद ने जो बातें कही हैं, बयान जारी किया, वाकई में बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए। सभी दलों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाना चाहिए, सभी पार्टियों की भागीदारी होनी चाहिए। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर शेख हसीना भड़कते हुए कहने लगी कि यूनुस सरकार में आतंक का राज है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आतंक का राज है, इस कारण देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने में गिरावट आई है। उन्होंने दीपू चंद्र दास की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि बांग्लादेश में भयानक और शर्मनाक अपराध ये दिखाता है कि देश में अल्पसंख्यक गंभीर खतरे में है। उन्होंने यूनुस सरकार में पत्रकारों के खिलाफ हिंसा की भी आलोचना की। हसीना ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान पत्रकार बिना किसी बदले की भावना, हिंसा या डर के लिखने के लिए स्वतंत्र थे। हसीना जुलाई 2024 के बाद से दोस्तों भारत में रह रही हैं। इसी बीच आपको बता दें, ये थे कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।